शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में फर्क क्या है पहले तो? रे ऑप्टिक्स इज मतलब कब हम रे ऑप्टिक्स के लॉज लगाएं, कब वेव के लगाएं? When size of obstacle is very large as compared to wavelength, then we say that rectilinear propagation of light is there. But अगर size of slit or obstacle is small, then you have to consider phenomena like diffraction, interference, वो सब consider करना पड़ेगा। तो अभी हम रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं where we assume that कि जो भी स्लिट है, ऑब्स्टेकल है, लेंसेज है, उनका जो साइज है दैट्स वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट से स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। वी से दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, एनर्जी अगर हम कहें से यू हैव अ पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो एनर्जी विल ऑल्सो चेंज। अब एनर्जी चेंज हो रही है, दो वे में एनर्जी चेंज हो सकती है। एक, सम ऑफ द फोटॉन्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम कहें कि रिफ्लेक्टेड वेव की जो एनर्जी है वो इंसिडेंट रे से कम है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कम फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या उतने फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए हैं पर कम एनर्जी से रिफ्लेक्ट हुए हैं? दो केस हो सकते हैं ना। रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी कम हो गई, अब एनर्जी होती है अगर फोटॉन हम लें तो NH न्यू की टर्म्स में हम लेते हैं, उतने ही फोटॉन रिफ्लेक्ट हुए, सबकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम हुई है, या नंबर ऑफ फोटॉन से कम रिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ फोटॉन एब्जॉर्ब हो गए हैं। If energy of photon gets absorbed, then wavelength and frequency will change because कलर बदल जाएगा लाइट का। बट अगर फोटॉन एब्जॉर्ब होंगे, मतलब जैसे 100 फोटॉन्स थे, 50 एब्जॉर्ब हो गए, 50 रिफ्लेक्ट हो गए, तो अगर फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे तो जो रिफ्लेक्ट हुआ है उनकी एनर्जी कम नहीं हुई, इंटेंसिटी कम हो गई बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए हैं। बट अगर हम लें कि 100 फोटॉन्स थे, 100 के 100 फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए हैं पर कम एनर्जी है उनकी, उन्होंने कुछ एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी, तो उस केस में हम लेते हैं कि द कलर ऑफ लाइट चेंजेस। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आप पढ़ते थे, I इज इक्वल्स टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा, sin I by sin R is mu2 by mu1। प्रूफ कैसे कर सकते हो? दे आर ऑल बेस्ड ऑन वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स। I इज इक्वल्स टू R है, पर क्यों? कौन सा प्रिंसिपल है ऑप्टिक्स का? Why sin I by sin R is mu2 by mu1? या अगर मैं आपसे पूछ लूं why the ray of light bends towards normal as it moves from rarer to denser? Bends towards normal पता है क्यों? So that is known as Fermat's principle. Fermat's principle को हम लेते हैं कि light always chooses a path in which time taken to move between 2 points is minimum. तो अगर वेलोसिटी कम होगी वो अपना डिस्टेंस भी कम कर देगी। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है तो उसको शॉर्टर पाथ में मूव करना पड़ेगा ताकि टाइम सेम रहे। हम ऑप्टिमम टाइम कहते थे, फॉर्मेट्स ने तो प्रूव किया था मैक्सिमम, मिनिमम या कांस्टेंट। पर अगर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन प्रूव करने वो मिनिमम से ही प्रूव हो जाते हैं। सिर्फ जनरल था कि टाइम टेकन टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम और कांस्टेंट। अब एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R अगर हम ले रहे हैं, I is angle which incident ray makes with normal, R is angle which reflected ray makes with normal. Whenever ray of light suffers reflection, तो दो कंपोनेंट्स होंगे इंसिडेंट रे के, एक पैरेलल टू द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, कौन सा अनचेंज रहता है? Parallel to the surface or mirror remains unchanged. जो perpendicular to the surface है that reverses its direction.
है ना। तो अगर मैंने मान लो इंसिडेंट रे ली, इसको हम कह सकते हैं दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट डायरेक्शन. This will be unit vector along reflected ray. Laws of reflection says, second law तो simple है कि incident ray, reflected ray, normal, all three line same plane. Angle I is equals to angle R. अगर हमने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट्स. This is component of R which is parallel to the mirror या reflecting surface. This is component of R which is perpendicular. Similarly इसके भी दो components, I perpendicular और I parallel. So इससे laws of reflection को लिखना है हमने, तो कैसे लिख सकते हैं? In vector form. Laws of reflection in vector form. मैं इस यूनिट वेक्टर को पहले तो I perpendicular will be अगर ये थीटा है तो I cos थीटा. I cos थीटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज I और नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा है. यूनिट वेक्टर्स हैं तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म. वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? अगर मैं इसके ऊपर भी वेक्टर साइन डाल दूं, देन दिस विल बी, इसका मैग्नीट्यूड तो ये है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? एन कैप, बिकॉज इसकी डायरेक्शन वही है जो नॉर्मल की डायरेक्शन है. आई पैरेलल क्या हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर आई माइनस आई परपेंडिकुलर. आर किसके इक्वल होगा? आर. आर पैरेलल किसके इक्वल होगा? आई पैरेलल के. और आई पैरेलल कितना है? आई माइनस आई वन. आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर विल बी माइनस ऑफ आई परपेंडिकुलर. तो वेक्टर फॉर्म में रिलेशन क्या बना फिर? आई पैरेलल की वैल्यू अगर डालें तो
आई पैरेलल और आई परपेंडिकुलर के वैल्यू डालें तो क्या बनेगा? इसको आप आई परपेंडिकुलर को इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो लॉ क्या बन गया? R is equals to I minus 2 I dot n into normal vector n। कभी कभार यूज होना है लॉ, खास करके अगर आपको जो इंसिडेंट रे है वो रादर देन गिविंग यू द वैल्यू, मतलब कई बार तो दिया होता है ना कि देयर इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, पर कई बार ये दिया होगा कि वो आपको रे की इक्वेशन दे देंगे कि I is equals to incident rays along 2i plus 3j plus 4k and reflecting surface normal to the reflecting surface is 4k cap। तो रिफ्लेक्टेड रे बताओ कौन सी है, तो फिर ये यूज होगा। ये डायग्राम बना लो, मैं लिखा देता हूँ ये। मतलब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिजल्ट याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। कि आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है लास्ट में। इसको कहते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना आना चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएंगे कि इंसिडेंट रे दिया रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हो। रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा याद रखना कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिमेन्स अनचेंज्ड and perpendicular to the reflecting surface is reversed। perpendicular to surface या along normal दोनों कह सकते हो। is reversed। अब अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में हम लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम। तो ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी में रिलेशन, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज। मिरर से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 मीटर, मतलब अगर वो दीवार है, ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 5 मीटर पे है तो इमेज 5 मीटर पीछे बनेगी। तो इमेज और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में रिलेशन, एंड सेम होल्ड्स फॉर एक्सेलरेशन आल्सो। वी से दैट इन प्लेन मिरर वेक्टर फॉर्म लिखें तो ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। डिफरेंशिएट कर दें तो
perpendicular component is reversed, parallel components is unchanged. मतलब अगर मेरे पास प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने ली इधर, $37 पे, तो परपेंडिकुलर टू द मिरर कितनी हो गई? 10 cos 37. 10 cos 37 is in 10 sin 37. तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी कि जो पैरेलल टू मिरर है वो तो 6 ही रहेगी, and this will be, इसको अगर मैं लिख रहा हूं 8i कैप, तो दिस विल बी माइनस 8i कैप. ये परपेंडिकुलर टू द मिरर रिवर्स हो जाएगी. एंड दीज आर वेलोसिटीज रिलेटिव टू द मिरर. रिलेटिव टू द मिरर मीन्स मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, so you can say that these are absolute velocities relative to ground. कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नॉट है, इमेज की vi है, तो मिरर की इट्स v नॉट प्लस vi/2. तो अगर मिरर रेस्ट पे है तो v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस vi. And these are for parallel components. Parallel to normal. यहाँ perpendicular लिख लो, इसको ऊपर perpendicular लिखा दो. अब इसमें वेरिएशन से यही आ सकते हैं कि वो मिरर की वेलोसिटी भी किसी एंगल पे दे दें, तो आपको सिर्फ वेलोसिटी ही निकालनी है कि परपेंडिकुलर टू द मिरर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, पैरेलल टू द मिरर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है. जैसे इस केस में अगर मैं बोलूं मिरर भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द मिरर 0 आ जाएगी, बिकॉज वो रिलेटिव 0 हो गई. बिकॉज मिरर को भी वो कुछ भी दे सकते हैं ना. मिरर मान लो मैंने तो अभी मिरर को रेस्ट पे लिया, लेकिन से मिरर इधर जा रहा है, तो आपको सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है. जो पैरेलल टू द मिरर है वो अनचेंज रहेगी, और जो परपेंडिकुलर टू द मिरर है वो रिवर्स हो जाएगी. सेम रिलेशन होल्ड्स फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो. एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशन बनेगा. A0 प्लस AI/2. ये उन्होंने मिक्स करके पूछा था, फिर मेंबरशिप किया था हमने. क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था. ये ऑब्जेक्ट है, इधर दूसरी साइड भी था, तो इन दोनों मिरर्स में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी. तो बेसिकली पहले तो लॉस ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी मिरर की. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको 0 पुट कर देना था, तो इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हो. इमेज की वेलोसिटी विल बी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन, इमेज की एक्सेलरेशन विल बी ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ मिरर. और इस मिरर की एक्सेलरेशन ओरल बताना हो तो ये 3m ही है. इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी मिरर की? बिकॉज नेट डाउनवर्ड फोर्स इज 3g, मास विच इज मूविंग इज 4m, तो 3mg/4.
तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाना था। उन्होंने इधर भी एक मिरर दिया था, इधर भी सिस्टम दिया था, तो इन दोनों मिरर्स में जो वेलोसिटी है इमेज की, उस वो रिलेटिव बतानी थी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज इन m1 एंड m2। तो m1 m2 निकाल के डायरेक्शन निकाल के फिर रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट लगाने थे। क्लियर है ये? नेक्स्ट इसमें आते हैं एक नंबर ऑफ इमेजेस के क्वेश्चन। नंबर ऑफ इमेजेस, अगर दो पैरेलल सर्फेसेस हैं, दो प्लेन पैरेलल मिरर्स, नंबर ऑफ इमेजेस विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इमेजेस बनेगी। फर्क क्या आएगा? इंटेंसिटी फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितनी दूर वाली इमेज होगी वो उतनी फेंट बनेगी। कुछ कंसेप्चुअल बेसिक जो आ सकते हैं कि वाई लार्जर मिरर फॉर्म शार्पर इमेज या ब्राइटर इमेज एज कम्पेयर टू स्मॉलर मिरर। जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो बड़े बड़े मिरर लगाए होते हैं ट्राई रूम में, जिससे आपकी फोटो अच्छी आए, बिकॉज क्लैरिटी ज़्यादा होगी। बिकॉज जितनी ज़्यादा रे कन्वर्ज करेंगी उतनी ज़्यादा इमेज की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। कम रेज होंगी, छोटा सा मिरर होगा तो डार्क इमेज बनेगी, वो जितना बड़ा करते जाएंगे इमेज उतनी ब्राइट होती जाएगी। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी योर फुल इमेज h/2। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द इमेज ऑफ द बैक वॉल h/3। सो ये 2-3 रिजल्ट सिंपल याद रखने हैं। अगर दो मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, द नंबर ऑफ इमेजेस आर 360 बाय थीटा कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर 360 बाय थीटा की वैल्यू इवन है तो 360 बाय थीटा -1, 360 बाय थीटा ऑड है तो 2 केस। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो 360 बाय थीटा -1, और अगर अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो 360 बाय थीटा। कंट्रोवर्सी आएगी जब वो पूछ लेंगे अगर 360 बाय थीटा इज इन फ्रैक्शंस। अब आईआईटी ने खुद ही हर बार ये रिजल्ट अलग दिया। एक बार ने कहा कि इंटीग्रल वैल्यू ले लो, कि जैसे 3.2 आया है तो 3 ले लो। एक बार उन्होंने अपना रूल बना दिया कि इवन वैल्यू लेनी है, नियरेस्ट इवन वैल्यू लेनी है। आप उसको फॉलो वैसे ही करना है, आप उनके मेथड पे ही ना जाना। आपको याद है हमने एक वो टेबल बनाया था ऐसे क्रॉस क्रॉस करके, तो क्रॉस करके बना लो, वहां से नंबर ऑफ इमेजेस एक्चुअल में काउंट कर लो कितनी बनेगी। बिकॉज कहाँ तक लेके जाते हैं उसको, जैसे हमने ऐसे बनाया मान लो टेबल, से दो मिरर्स से इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ कुछ भी ले लो, मान लो 60 डिग्री। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हियर O। फॉर्मूला से करें तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? एंगल बिटवीन मिरर्स है 65। फर्स्ट इमेज m1 से किस एंगल पे बनेगी? 20। m2 में फर्स्ट इमेज 60 ऐड करना है, अगली इमेज इसमें नेक्स्ट नहीं ले सकते बिकॉज वो 180 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों का सम 300 प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स 60। अगर ये टोटल 360 आ जाता है, लास्ट दो वैल्यूज और एंगल बिटवीन मिरर्स, तो एक माइनस करना है। उसका मतलब ये होता है कि एक इमेज कोइंसाइड कर गई है, तो इसलिए एक माइनस कर देंगे, बिकॉज ये वाली इमेज और ये इमेज कोइंसाइड करेगी तभी ये 360 बनेगा सम। तो आप नॉर्मल इसी मेथड से करके देख लेना जब भी आ जाए। और अगर डिस्टेंसेस नहीं हो तो कैसे करते हैं? जैसे अगर आपको इसी केस में ऐसे दे दें, से दो प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर,
M1 में first image is formed at 4. Next at 16, this would be 14, 24, 26. तो इस फॉर्म में जो भी इमेज का डिस्टेंस बताना है, जैसे बोले थर्ड इमेज फ्रॉम M2 तो 26, तो वो टेबल से बनेगी बिकॉज इसमें इन्फिनिटी तक चला जाएगा अगर प्लेन मिरर्स हैं तो. नेक्स्ट इज प्लेन मिरर्स में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. स्फेरिकल मिरर्स में दो तरह की रेज, मार्जिनल एंड पैराक्सियल. मार्जिनल रेज क्या होती हैं और पैराक्सियल क्या होती हैं? क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर पैराक्सियल, लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आर मार्जिनल. मार्जिनल और पैराक्सियल रेज में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन. Relation between F and R for paraxial R minus R by 2 cos theta. Mirror formula 1 by V plus 1 by U is equals to 1 by F. Relation between object and image velocity. 9/10 वाला काम आता है ना, ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिकॉज वो हर न्यूमेरिकल में ही चाहिए होगा. अगर कनकेव में रहे तो हम कैसे करते हैं? पहले तो मिरर फॉर्मूला लिखना है. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो again it's a relative velocity. Velocity of object with respect to mirror and velocity of image with respect to mirror. Magnification का formula in terms of F and U and in terms of F and V, F minus V by F. बिकॉज ये याद है ना कैसे ड्राइव किए थे? इसको हमने U से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको लिख दिया था -1 by m plus 1 is equals to U by F. वैसे सॉल्व कर दिया. सिमिलरली V से मल्टीप्लाई करोगे तो V और F में आ जाएगा. ये जो मैग्निफिकेशन है, दिस इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. This is transverse. When object is placed, extended object is placed perpendicular to the principal axis. If object is placed parallel to the principal axis, तो दो फॉर्मूला थे.
क्या क्या थे वो फॉर्मूला? This is for transverse magnification. When object is placed perpendicular. When object is placed along principal axis. यहाँ तो आप इसको ऐसे लिखोगे for any object. And for short object, minus dv by du. And minus dv by du will be m square. Areal magnification if plane of the object is perpendicular to the principal axis. Areal magnification when plane of the object is perpendicular to the principal axis. मतलब ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दोनों साइड्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है. ये साइड की भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसकी भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो ये साइड भी m टाइम्स बढ़ गई, ये भी m टाइम्स बढ़ गई, तो एरियल मैग्निफिकेशन विल बी m स्क्वायर. बट अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, इस केस में ये साइड m टाइम्स बढ़ी, ये साइड m स्क्वायर, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज m स्क्वायर, तो एरियल मैग्निफिकेशन बिकम्स m क्यूब. ऐसे रखेंगे तो m स्क्वायर, बिकॉज दोनों साइड m टाइम्स बढ़ेंगी. ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दोगे तो इट बिकम्स m क्यूब. वॉल्यूम मैग्निफिकेशन m रेज़ टू पावर 4, बिकॉज फिर दो साइड ट्रांसफर्स आ जाएंगी, एक पैरेलल आ जाएगी. रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी मिरर्स में. Image velocity is minus v square by u square into object velocity. That is for velocity perpendicular to the mirror surface, parallel to the mirror surface.
ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्लेन मिरर में तो सेम होती है, इसमें तो सेम नहीं होगी, तो इसमें कैसे करेंगे? तो नेगेटिव साइन यहाँ क्या सिग्निफाई करता है? अगर मैं वेलोसिटीज में रिलेशन लिखूं, along principal axis. नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लाइक जैसे अगर मेरे पास मान लो कनकेव मिरर है, भाई मैंने प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ किया, अगर मैं आपसे पूछूं इफ ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1, इन्फिनिटी से सी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज किधर बनेगी? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। आप ये डायग्राम याद रख लो, सिंपल सा। ऑब्जेक्ट अगर रीजन 1 में होगा, इमेज रीजन 2 में बनेगी। ऑब्जेक्ट रीजन 2 में होगा, इमेज रीजन 1 में बनेगी। ऑब्जेक्ट 3 में हुआ तो इमेज 4 में, ऑब्जेक्ट 4 में हुआ तो इमेज 3 में। समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू सी, इमेज मूव फ्रॉम एफ टू सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस रीजन में है तो इमेज हमेशा इधर ही बननी है। ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगा तो इमेज ऑपोजिट मूव करेगी। अगर मैं इसके आगे जाता हूं, सी और पी के बीच, सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम सी टू एफ, इमेज ऑपोजिट, सी से इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम एफ टू पी, इमेज मूव फ्रॉम infinity to P. Object moves from P to infinity. Image moves from P to F. Same holds for convex mirror also. सिर्फ रीजन बदलेंगे थोड़े से। अगर मैं convex mirror बनाता हूं, इसमें भी यही, इफ ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट रीजन, इमेज इज इन सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज इन सेकेंड, इमेज इज इन फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इन 3, इमेज इन 4, ऑब्जेक्ट इन 4, इमेज इन 3। इंटरचेंजेबल होते हैं रीजन हमेशा, तो इससे आपको याद रह जाएगा। साइज का भी आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं बोलूं ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी, तो इमेज इज बिटवीन एफ एंड सी, तो इट विल बी शॉर्टर और डिमिनिश्ड और लार्जर इन साइज। इमेज मिरर के पास बन रही है v बाई यू, तो v विल बी लेस देन u। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 1 में है, उसकी इमेज इधर बन रही है, मतलब इमेज का डिस्टेंस कम है और ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट 2 में आ गया तो इमेज 1 में चलेगी, तो इमेज का डिस्टेंस बढ़ गया, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर 1 में ऑब्जेक्ट है, 2 में इमेज, 2 में ऑब्जेक्ट है तो 1 में इमेज।
तो रीजन्स के हिसाब से उससे आपको पता चल जाएगा कि मैग्निफिकेशन कितनी लेनी है. कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज. कैन वर्चुअल इमेज भी फोटोग्राफ्ड? मेरा सेल्फी वर्चुअल इमेज ही फोटोग्राफ कर रहे हो आप. दैट इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, उसकी आप फोटो खींच लेते हो. बिकॉज ये क्वेश्चन 15 साल पहले आता तो बच्चों को सोचना पड़ता. हाँ, जब सेल्फी का कंसेप्ट नहीं था, आपको तो पता है. What about relation between velocities perpendicular to the principal axis? ट्रांसवर्स वेलोसिटीज में रिलेशन क्या होगा? ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटीज में हो गया. ट्रांसवर्स वेलोसिटीज हमारे पास ये रिलेशन है. हाइट ऑफ इमेज इज m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. आप सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहीं भी बन रही है, इरेक्ट इन्वर्टेड कुछ भी, ये अगर इधर मूव करना शुरू हो जाए ये पॉइंट, ये भी मूव करेगा. तो मैं कह सकता हूँ dh0/dt इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड dhi/dt इज इमेज वेलोसिटी. ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी, और ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी. किसके इक्वल आएगा? यही बनेगा फॉर्मूला. ये कौन सी वेलोसिटी है? dm/dt. dm/dt की वैल्यू ऐसे ही 0. बिकॉज वो मूव कर सकता है ना किसी भी एंगल पे, तो यू और वी भी वेरिएबल हो सकते हैं. आपकी बहुत किस्मत खराब हो गई तो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. मतलब वो जनरली dm/dt को 0 दे देंगे, तो आपको सिर्फ वो पहला पार्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा. और इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा?
मिरर्स के तो यही फॉर्मूला है, बिकॉज ट्वेल्थ में तो आपको सिर्फ 2-3 ही चाहिए होते हैं। एक मिरर फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम के लिए, एक m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, m इज इक्वल टू f माइनस v बाय f, सिंपल मैग्निफिकेशन। एरियल और वॉल्यूम भी नहीं आती, बहुत रेयर। एरियल शायद एक बार ही बोर्ड एग्जाम में आया है कि एरियल मैग्निफिकेशन निकालो, नहीं तो वो नॉर्मल पूछते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के कम आते हैं। स्नेल्स लॉ क्या था? sin i by sin r is equals to mu 2 by mu 1, या mu 1 sin i is equals to mu 2 sin r। ये भी फॉर्मेट से प्रूव होगा, वेक्टर फॉर्म, स्नेल्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ये आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। In second law again you know that incident ray, diffracted ray and normal all three lie in the same plane. आई किस में एंगल था? इंसिडेंट और नॉर्मल, आर रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल। तो इसको सिंपल ऐसे लिख दो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज आर क्रॉस एन विल बी साइन आर, आई क्रॉस एन विल बी साइन आई। Distance between object and image, if they are in different mediums. For plane surface refraction, हमने दो केस किए थे ना, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल हाइट एंड एपरेंट हाइट। तो जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो अगर मैं बोलूं से इफ ऑब्जेक्ट इज at a distance x from surface, refracting surface, तो y और x में रिलेशन। ऑब्जेक्ट अगर mu1 में, इमेज mu2 में बन रही है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेशन। क्या बनेगा? एपरेंट हाइट ज्यादा थी या रियल हाइट? एपरेंट डेप्थ वाज लेस देन रियल डेप्थ, एपरेंट हाइट इज मोर देन रियल हाइट। तो बट मेरे को अगर अलग अलग करने की जगह एक जनरल फॉर्मूला ही बना देना है, तो अगर मैं बर्ड को देख रहा हूं, सिर्फ फिश बर्ड को देख रही है, तो लाइट इज मूविंग फ्रॉम बर्ड टू फिश, तो बर्ड का एक्चुअल डिस्टेंस है x, उसकी इमेज क्या बनेगी?
mu times mu is mu2 by mu1, mu1 by mu2. mu2 x is equals to, कैसे आया? And this formula holds only if, ये फॉर्मूला कब लगाना कब नहीं लगाना, रियल एपरेंट हाइट के फॉर्मूला, रियल एपरेंट डेप्थ के फॉर्मूला किस केस में अप्लाई करना है, किस केस में नहीं करने हैं. बिकॉज अगर आपको इनकी डेरिवेशन याद है थोड़ी सी, तो इन दोनों डेरिवेशंस में हमने किया था साइन आई इज इक्वल टू टैन आई. पहले स्नेल्स लॉ लिखा था साइन आई बाय साइन आर इज म्यू टू बाय म्यू वन. फिर हमने कर दिया था इफ आई इज स्मॉल तो साइन आई इज इक्वल टू टैन आई. दैट मीन्स दिस कैन ओनली बी यूज्ड इफ एंगल आई एंड आर आर स्मॉल. अगर आई और आर लार्ज है तो फिर ये फॉर्मूलाज नहीं लगाते हम. जीरो. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जनरल. कैसे डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला? सबसे आसान मेथड. आपको याद है हमने 6 डेरिवेशंस की थी. रिजल्ट क्या था? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर. प्लेन सरफेस है तो आर इज मतलब म्यू टू बाय वी इज इक्वल्स टू म्यू वन बाय यू. तो यू को एक्स ले दें, वी को वाई ले दें, तो रिलेशन बन गया. बन जाएगा ना वहां से. अगर मैं आर को इन्फिनिटी ले लूं, प्लेन सरफेस है तो आर बिकम्स इन्फिनिटी, तो ये रिलेशन बिकम्स म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू जीरो. ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था. For plane surface, सही लगा ना? y is equals to म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स. इसमें भी अगर आपको वेलोसिटीज निकालनी हो तो, बिकॉज जैसे न्यूमेरिकल्स थे बर्ड डाइविंग, फिश इज मूविंग अपवर्ड्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना है सिर्फ. तो dy by dt is equals to म्यू टू by म्यू वन into dx by dt. dy by dt क्या है? Velocity of image relative to surface. Because y और x surface से distance लिए हैं. And velocity of object with respect to surface. Because कई बार ये होगा कि सिर्फ फिश और बर्ड मूव नहीं कर रहे, पानी का लेवल भी चेंज हो रहा है, तो सरफेस की वेलोसिटी भी लेनी पड़ेगी. पानी का लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कुछ भी. जैसे मतलब उन्होंने ऐसे कहा कि मेरे पास एक वाटर बॉडी है, ये ऑब्जर्वर है, और ये बर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है. और वाटर लेवल भी फॉल कर रहा है विद 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिलेटिव टू सरफेस कितनी हो जाएगी? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 1.5. अगर यही दिया होता वाटर लेवल बढ़ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी 4.5. तो जो रिलेशन है दैट इज रिलेटिव टू द सरफेस. जितने भी हमने वेलोसिटीज के रिलेशन लिखे हैं, दे आर वेलोसिटीज रिलेटिव टू पोल, मिरर या पोल.
तो इसमें भी जो वेलोसिटीज आएगी इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy by dt is mu2 by mu1 into dx by dt. So these are velocities relative to the surface because x and y जो हमने डिस्टेंस सरफेस से लिया है. अगर पाथ ऑफ लाइट के बीच में स्लैब रख दें तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है? जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं, shift in position of object due to slab. फॉर्मूला क्या था? मतलब ऑब्जर्वर को कहाँ लगेगा? ऑब्जेक्ट ओ की जगह ओ डैश पे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये फॉर्मूला था टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू. बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आएगा फॉर्मूला? क्या चेंज करना पड़ेगा? अगर स्लैब के दोनों तरफ सेम मीडियम हो, we say that shift is independent of x. ये डिस्टेंस अगर x है, say medium on both sides of slab is same. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. बट अगर मीडियम डिफरेंट है तो फिर एक्स पे डिपेंड करेगा, फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? मल्टीपल स्लैब्स हो जाए, दो की जगह तीन चार पांच स्लैब्स रख दी, क्या चेंज करें?
ऐसे समझो। इसको इसको भी लिख देता हूँ फॉर्मूला। मान लो कि मेरे पास एक से ज़्यादा स्लैब है, 3 ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने यहाँ पे। जनरल फॉर्मूला अगर लिखना है, इसको भी आप एक स्लैब मान लो। स्लैब ऑफ थिकनेस x एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। सिर्फ इस स्लैब में अगर इसके कारण आपने शिफ्ट बताना है तो दैट वुड बी x, सॉरी 1 माइनस फर्स्ट और लास्ट x 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 बाय म्यू 5। सेकेंड में सिमिलरली सबको इंडिपेंडेंट स्लैब मान लेना। तो मैं म्यू 5 को न्यूमरेटर में सब में लिख सकता हूं। सो इधर फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, x 1 माइनस म्यू 3 बाय म्यू 1, सेकेंड स्लैब। अब सोचो अगर म्यू 1 और म्यू 3 सेम होते, फर्स्ट और लास्ट, तो ये वैल्यू 0 आ जाती, तो फिर सिर्फ यही बचती टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो मल्टीपल स्लैब्स हो तो ये फॉर्मूला। अब ये कैसे पता चलेगा शिफ्ट टुवर्ड्स स्लैब है या अवे फ्रॉम स्लैब है? अगर शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वैसे शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मूव करिए लेफ्ट से राइट, तो अगर शिफ्ट पॉजिटिव है मतलब शिफ्ट इज टुवर्ड्स इंसिडेंट रे टुवर्ड्स राइट साइड। और अगर आपकी शिफ्ट नेगेटिव आ गई मतलब इट्स अवे फ्रॉम इट। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना कि म्यू 1 डेंसर और म्यू 2 रेयरर है। तो जनरल फॉर्मूला, अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो इट्स शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड इफ शिफ्ट इज नेगेटिव इट्स ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है
इस केस में क्या करेंगे? थोड़ा सा सोच लो, 1 मिनट में आ जाएगा। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा फॉर्मूला सेम, सिर्फ एक्स को नेगेटिव में लेना, -x × 1 - 1/μ। मतलब जो एयर के कारण डिस्प्लेसमेंट है या मीडियम के कारण, उसमें एक्स नेगेटिव लेना है कि इस रीजन के कारण जो शिफ्ट आएगा ना, दैट वुड बी -x × 1 - 1/μ। अगर इधर था तो एक्स पॉजिटिव ले रहे थे, इधर आएगा तो एक्स को नेगेटिव लेंगे, फॉर्मूला सेम रहता है। वही तो निकालना है कि ऑब्जेक्ट है तो ओ पे, तो उसका जो स्लैब से पास होने के बाद उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी ना, ओ डैश पे आ जाएगी। तो ओ डैश निकालने के लिए आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए एक्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा। और क्या रह गया इसमें? अगर मेरे पास जनरल कर्व्ड सरफेस हो, कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? बिकॉज उसको फिर एक्स्ट्रापोलेट इस पे कर देंगे प्लेन के लिए। अगर जनरल कर्व्ड सरफेस है, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी μ2/v - μ1/u इज μ2 - μ1/r। उसके डिफरेंशिएशन ही करनी है फॉर सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो r कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0, तो dv/dt किसके इक्वल आ गया? Again, dv/dt and du/dt are image and object velocity relative to pole of refracting surface. अच्छा, अगर प्लेन है तो प्लेन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, बिकॉज μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू 0। तो यहां से v/u की वैल्यू क्या आ गई? इसको इधर पुट कर दें तो प्लेन सरफेस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा।
न्यूमेरिकल लिखो. A point object is located at a distance of 15 centimeter from the pole of a concave mirror. Distance of 15 centimeter from the concave of pole of concave mirror of focal length 10 centimeter. And is moving with velocity at a pole of concave mirror focal length 10 centimeter on principal axis and moving with velocity 8 I cap plus 11 J cap centimeter per second. Velocity of mirror is velocity of object is 8 I cap plus 11 J cap centimeter per second, and velocity of mirror is 4 I cap plus 2 J cap centimeter per second. Find the velocity of magnitude of velocity of image in ground frame. Velocity 11 8 I plus 11 J. And mirror is moving with mirror की velocity कितनी है 4 I cap plus 2 J cap. हमने velocity of image बतानी है. इसमें dm by dt नहीं लेना पड़ेगा बिकॉज एक इंस्टेंट पे पूछी है तो m तो कांस्टेंट है. बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह पे पूछी है व्हेन u इज 10 u इज 15 तो पहले m निकाल लो कितना f अपॉन f माइनस u से. पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो f अपॉन f माइनस u से. Magnification will come out to be -2. अब relative velocities निकाल लो parallel and perpendicular components. Perpendicular to principal axis
velocity of object is 4 I cap. 8 I minus 4 I होगा ना, सॉरी नहीं, बिकॉज अगर हम प्रिंसिपल एक्सेस को एक्स एक्सेस माने तो परपेंडिकुलर हो जाएगी 9J. नहीं, उस इंस्टेंट पे लेना है, बिकॉज मैं वही कहता डी एम बाई डी टी बहुत ही देर का भी लेना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने आपको एक पॉइंट दे दिया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बतानी है, बिकॉज वो तो बदलता रहेगा, डी एम तो बदलता रहेगा, तो वेलोसिटी भी बदलती रहेगी. तो उन्होंने हमें एक इंस्टेंट पे पूछा है जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है तब बताओ. तो उस इंस्टेंट पे तो एम -2 है, तो उसके डिफरेंशिएशन 0 ही आएगी, क्योंकि फिक्स्ड है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए. हाँ, वो डीएम बाई डी टी की जरूरत तब पड़ती है जब वो आपको कहे कि ग्राफ बनाओ टाइम के साथ वेरिएशन का, अदरवाइज नहीं पड़ेगी कभी. तो डीएम बाई डी टी हमेशा 0 ही लेके चलना पड़ेगा. तो मान लो ना, इसको एक्स एक्सेस मान लो, सिमिलरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में m से मल्टीप्लाई कर दो. along m square है, longitudinal magnification is m square, transverse is m. So -16I -18J, and this will be velocity relative to mirror. Velocity relative to ground बतानी है तो, because ये VIM जो हमारे पास आया, this is velocity of image minus velocity of mirror. तो velocity of images plus VM, and VM is 4I plus 2J.
माइनस की गलती होगी मेरे ख्याल से। देखना आंसर आ कितना है, मैथ्स में कोई गड़बड़ ना हो। आंसर इन्होंने दिया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ रहा है? तो नेक्स्ट टाइम कहते इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड असाइनमेंट भेजूंगा अभी। अभी आपके घर पहुंचने तक मिल जाएगी, तो उसको करके देखना। कल फिर उसी के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर तो डाउट्स हुए तो मेरे को भेज देना रात को 11 बजे तक भी। अदरवाइज उनमें से खुद मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा डिफरेंट, बट इसी टॉपिक के करेंगे इस हफ्ते। मतलब सिर्फ प्लेन सर्फेसेस तक करेंगे, अगले हफ्ते लेंस फार्मूला और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और